मैं हिमांशु सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल पर। तो आज मैं आपको कक्षा 8 गणित विषय की प्रश्नावली एक परिमेय संख्या का संपूर्ण हल कराने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको बच्चों 3 प्रकार के नंबर समझने होंगे। एक प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और थर्ड पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और अनंत तक चलेगी। वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये भी क्या अनंत तक चलती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। और वे सभी संख्याएं कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो जो प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? जो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है। आगे, पूर्णांक। पूर्णांक वे होंगे जिसमें शून्य और जो प्लस की संख्या है वे और माइनस की तीनों प्रकार की जो संख्या है ये शामिल हो, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक। जैसे देखिए, इसमें 0 और जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, बायां भाग, इस तरफ -1, -2, -3 और ये माइनस अनंत तक चलती जाती हैं संख्याएं। और जो राइट हैंड साइड है, दायां भाग, इस तरफ +1, +2 प्लस अनंत तक चलेगी। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अब हम बात करेंगे आगे। तो सवालों को हल करने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, जिससे हमको सवाल करने में आसानी होगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, अब ये क्या होता है? तो आइए हम समझते हैं। यदि हमको a/b और ब्रैकेट में कोष्टक में क्या लिखा गया है? c/d और प्लस e/f। अब हमको यदि a/b को इस कोष्टक के अंदर लिखे हुए से अगर गुणा करना है तो किस प्रकार होगा? देखिए, सबसे पहले a/b जो है वो a/b रहेगा और इसका गुना होगा सबसे पहले c/d के साथ में। ठीक है। फिर प्लस का प्लस रहेगा। आगे जो a/b है इसका वापस यहाँ लिखा जाएगा और इसका वापस से गुना होगा e/f के साथ में। ठीक है। जैसे हम बात करें एक उदाहरण की, तो देखिए 5/4 का गुणा हमको करना है कोष्टक में -2/8 और प्लस में माइनस प्लस -3/5 के साथ। तो कैसे होगा? देखिए, तो इसमें हमको सबसे पहले 5/4 का गुना करना है -2/8 के साथ, प्लस फिर जो 5/4 है इसका गुणा होगा -3/5 के साथ में। ठीक है। तो इस प्रकार जो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर जो वितरकता होती है वो इस प्रकार होगी। ठीक है। आगे, अब बच्चों हमको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना आना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा।
तो योज्य प्रतिलोम के लिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास यदि सवाल में जो प्लस का साइन रहेगा, जो चिन्ह है वो प्लस का होगा, उसको हम बदलेंगे माइनस में, ठीक है। और जो माइनस में है उसको बदलेंगे हम प्लस में, ठीक है। और वही क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। जैसे सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है, 6/11। 6/11 दिया गया है, तो इस साइन, ये साइन कैसा है, 6 के आगे प्लस का, कैसा साइन है, प्लस का, पॉजिटिव है ना। तो इसको हम किस में बदल देंगे, नेगेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, -6/11, ठीक है। और इसमें हमको ये बात ध्यान में रखना कि जो हर है, हर में कोई चेंजेस नहीं करना है, हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें केवल जो अंश है उसके ही जो चिन्ह है, निशान, उनको बदलना है। अगर प्लस में दिया गया है सवाल में तो हम उसको माइनस करेंगे, और यदि माइनस में दिया गया है तो हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। एक और सवाल समझते हैं। देखिए, जैसे कि अब इस सवाल में हमको माइनस दिया गया है, क्या दिया गया है, माइनस। तो इस साइन, इस निशान को हम बदल देंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा, +3/4। तो इसका मतलब हमको जब भी -3/4 का योज्य प्रतिलोम, क्या, योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा, योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा, तो हम क्या बताएंगे, 3/4 हो जाएगा। आगे, अब इसी प्रकार एक गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या हो जाएगा, यदि a/b दिया गया है तो हम इसको b/a के रूप में लिख देंगे, और यही क्या होता है, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। जैसे हमको उदाहरण दिया गया है 6/14, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 14/6। इसका मतलब हमने क्या किया, ऊपर जो ए लिखा गया था उसको तो हमने नीचे भेज दिया, और जो नीचे बी था इसको हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो यही क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर सरल भाषा में हम बात करें तो जो अंश था इसको हमने कहाँ लिख दिया है, हर में, ठीक है। और जो हर में था उसको हमने लिख दिया है अंश में, ठीक है। मतलब कि ये आपस में चेंजेस, परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपके बुक की प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों की। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सवाल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमको फर्स्ट सवाल दिया गया है, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6, ठीक है। अब हम इस सवाल को बड़े ही आसानी से हल करने वाले हैं, तो आइए देखिए। तो जो सवाल दिया गया था, तो सबसे पहले हम इसमें एक क्रम विनिमय नियम लगाएंगे। जैसे माइनस जो 2/3 गुणा 3/5 माइनस 3/5 गुणा 1/6 प्लस 5/2 दिया गया था, ठीक है। सॉरी, सवाल यह दिया गया था और हमने इसको इस रूप में क्रम विनिमय नियम से लिखा है। तो देखिए कैसा लिखा है हमने, -2/3 को -2/3 लिखा, 3/5 को 3/5, और
जो ये -3/5 गुना 1/6 है, इसको हम लेकर आ जाएंगे आगे। ठीक है, सेम का सेम इसको हम यहाँ आगे लेकर आ जाएंगे। फिर जो ये प्लस का 5/2 है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। और ये नियम क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें जो ये सवाल थे इसका क्रम हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम से हो जाएगा। आगे -2/3 गुणा 3/5 -3/5 गुणा 1/6। मतलब कि ये जो चीज़ है इसको हम लिखेंगे कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 5/2 को हम बाहर ही लिखेंगे। ठीक है, इसको आपको बाहर ही लिखना है। आगे 3/5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे 3/5, जो ये 3/5 है, अब हम इसको लिखेंगे बाहर। और जो ये -2/3 है, इसको यहाँ अंदर कोष्टक के। और इसमें हमने क्या किया है, जो 3/5 है, इसको जब हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, जब उभयनिष्ठ बाहर लिया है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, -2/3। ठीक है, और 3/5 है वो यहाँ बाहर आ गया है, तो अंदर इसकी जगह पर क्या बच जाएगा, ओनली 1। ठीक है, 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 3/5 तो बाहर ले लिया हमने। अब -3/5 बाहर आ गया, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, आगे 1/6, तो 1/6 की जगह 1/6 ही रहेगा। और प्लस 5/2 की जगह 5/2 रहेगा। इस नियम को बोलते हैं वितरण नियम। से हमने ये सब इस प्रकार लिखा है। एक बार वापस से समझते हैं। जब हमने सबसे पहले जो सवाल दिया गया था, इसका जो -3/5 गुना 1/6 है, इसको हम लेकर आ गए आगे। ठीक है, और प्लस जो 5/2 है, इसको हमने पीछे की तरफ लिख दिया है। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। आगे हम बात करेंगे यदि, तो हमने यहाँ से क्या किया है, 2/3 और जो ये 1/6 इसको कोष्टक में लिख दिया, और प्लस 5/2 बाहर ही रहने दिया। आगे जब हम यहाँ से 3/5 को कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा अंदर, -2/3। ठीक है, और प्लस 3/5 जब यहाँ बाहर आ चुका है, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। और माइनस का माइनस रहेगा। और जो -3/5 है, तो यहाँ 3/5 बाहर आ गए, -3/5। इसका मतलब यहाँ बच जाएगा हमारे अंदर -1। और 1/6 का 1/6 आ जाएगा। और प्लस 5/2 का 5/2। इस नियम को क्या कहते हैं, ये हमने वितरण नियम से किया है। आगे जब हम 3/5 का 3/5 रहेगा, 3/5 का 3/5। और फिर हमको क्या करना है, जब -2/3 को आप 1 से गुना करोगे, तो क्या आएगा वापस, -2/3। ठीक है, और ये माइनस का माइनस। और 1/6 को 1 से गुना करोगे, तो 1/6। प्लस का जो ये 5/2, इसको वापस 5/2 लिख दिया। ठीक है, आगे 3/5 का 3/5। और जब इसको आप 3 और 6 का लसअ लोगे, तो क्या आएगा, 6। और जब 3 का 6 में दोगे भाग, तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -2 को 2 से गुणा करोगे, तो -4। ठीक है, आगे माइनस का माइनस। अब 6 का भाग 6 में दोगे, तो 1। और 1 का गुणा जब 1 से करोगे, तो 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, एक बार वापस से समझा देता हूँ। 3/5 का 3/5। और ये जो 3 है, इस 3 और 6 को हमने क्या लिया है, लसअ। कितना आएगा, 6। ठीक है, जब हम इस 3 का 6 में देंगे भाग, तो कितना आएगा, 2। और जब 2 का गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, -4। -2 से गुणा करेंगे, तो -4। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, -4। ठीक है, आगे माइनस का माइनस।
जब हम आगे 6 का 6 में करेंगे भाग तो कितना आएगा 1, और जब 1 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 1। तो यहाँ हमने क्या लिखा है 1। ठीक है। अब आगे प्लस का 5/2 की जगह यहाँ आएगा 5/2, बराबर करके आगे क्या हो जाएगा 3/5 का 3/5, -4 -1 होगा -5, और बट्टे में 6 है तो बट्टे में 6। ठीक है बच्चों। आगे प्लस का 5/2 की जगह 5/2 ही रहेगा, है ना। और जब हमने इस 5 से इस 5 को कैंसिल किया, इस 3 से इस 6 को 2 बार में काट देंगे, क्योंकि जो 6 है 3 की टेबल में 2 बार में आएगा। ठीक है। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ से बचेगा -1 तो -1, प्लस तो प्लस, ये 5 है तो ये 5 आ गया, बट्टे में नीचे 2 तो 2। ठीक है। -1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 4, 4/2 को जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सवाल। तो देखिए यहाँ दिया गया है 2/5 गुणा -3/7 माइनस का 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम से हम क्या करेंगे, जो इसमें दिया गया है 1/6, ठीक है ना, 1/6 गुणा 3/2, तो इसको हमको लिख देंगे बाद में। और जो 1/14 गुणा 2/5 है इसको हम लिखेंगे यहाँ आगे। ठीक है। देखिए 2/5 का 2/5 ये रहा इधर, है ना। 3/7 का 3/7 प्लस ये जो चीज़ थी ना 1/14 गुणा 2/5, इसको हम आगे लिख देंगे। और माइनस का 1/6 गुणा 3/2 है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। ये हमने क्रम विनिमय नियम से किया है। अब हम क्या करेंगे, जो 2/5, ये 2/5 -3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5 को हम लिख देंगे कोष्टक में। ठीक है। यह हमने लिख दिया ब्रैकेट में। और बार -1/6 गुणा 3/2 को सेम ही लिख दिया। ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, आगे 2/5 को कॉमन लेंगे। ठीक है। बार कॉमन ले लिया, तो जब 2/5 बार कॉमन आ गया तो इसकी जगह अंदर क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक है। एक, और यहाँ क्या आ जाएगा 3/7 का 3/7, 1/14 का 1/14, और 2/5 जब बार आ गया तो यहाँ आ जाएगा ओनली फॉर 1। ठीक है। और जो माइनस का -1/6 का 1/6 गुणा 3/2 का 3/2 हम ये सेम ही लिख देंगे। ये कौन सा नियम से लिखा हमने, वितरण नियम से। आगे अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 2/5 को 2/5 बार कॉमन आ गया जब, तो 2/5 को बाहर ही रहने देना है, और अंदर -3/7 को 1 से गुणा करोगे तो 3/7, प्लस का 1/14 को 1 से गुणा करोगे तो एक बार 1/14 ही आएगा, माइनस का 1/6 का 1/6 गुणा 3/2 का 3/2। अब जब हम इसको 3 से इस 6 को काट देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और नीचे 2 गुणे में 2, तो 1/4 यहाँ आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, जब 7 और 14 का आप एलसीएम लोगे, लसअप कितना आएगा 14। जब 7 का 14 में भाग दोगे तो कितना आएगा 2। 2 का गुणा जब 3 से करोगे तो कितना आएगा, -3 से गुणा करोगे 2 का, जब आएगा -6, प्लस का प्लस, 14 का भाग 14 में दोगे तो 1, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1। ठीक है। आगे जब हम 2/5 को 2/5 ही रखेंगे, 1 मिनट,
2/5 को 2/5 ही रखेंगे, और माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -5। नीचे 14 का 14 ही है, -1/4 का 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 14 को 7 बार में कैंसिल करेंगे, और माइनस का ये जो 5 है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और नीचे यहाँ 7, और माइनस का 1/4। ठीक है, तो इसको जब हम वापस लेंगे, 7 और 4 का लसअप कितना आएगा, 28। 7 का पारा जब 28 में कहेंगे भाग देंगे, कितना आएगा, 4 बार। माइनस का 4 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, 4 का जब माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ हमने कितना लिखा है, -4। माइनस का माइनस जब 4 का भाग 28 में देंगे तो कितना आएगा, 7। 7 का जब करेंगे 1 से तो कितना आएगा, गुणा करेंगे जब 7 तो 7 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब -4 -7 कितने हो जाएंगे, -11, और बट्टे में 28। यही हमारा क्या होगा, आंसर। आगे सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए बच्चों, ऊपर हम समझ चुके हैं कि योग्य योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, इसका जो साइन है कैसा है, प्लस का। तो इसको आप बना दो माइनस का। तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में, तो माइनस का 2/8। ठीक है, -2/8। अब जब हम इस 2/8 में प्लस करेंगे माइनस के 2/8, हमारा उत्तर क्या आएगा, 0। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए 2/8 दिया गया था, तो जो प्लस का 2 है ये हो जाएगा -2, और नीचे 8। जब हम इसका अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आगे -5/9, इसका भी हमको योज्य प्रतिलोम बताना है। तो जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस में 5/9। ठीक है, तो इसका यही क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पर हमने करके बताया है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। जब हम -5/9 में प्लस करेंगे 5/9 को, तो आंसर दिया जाएगा 0। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9। आगे -6/-5, इसका हमको क्या बताना है, योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, 6/5, दोनों प्लस में। तो जब दोनों 6/5 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, तो जो ये प्लस का है 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो 6 माइनस के 6/5, यही क्या होगा हमारा योज्य प्रतिलोम। आगे 2/-9, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, -2/9। तो इसका योज्य प्रतिलोम 2/9। ठीक है, जब हम इसको भी वापस जोड़ेंगे तो क्या आता है हमारे पास निकल के, 0। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, 19/-6। तो इसका क्या होगा, -19/6, और इसका योज्य प्रतिलोम 19/6। ठीक है, जब हम इसको भी -19/6 प्लस 19/6 करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे बुक का सवाल नंबर 3। क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट में -x = x। ठीक है,
तो इस सवाल को हमको करना है। x की जगह हमको क्या मान रखना है, 11/15। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ वाला होता है बायां भाग और इस तरफ वाला होगा दायां भाग। तो आपको ये सेम है जो सत्यापित करना है, ये सेम यहाँ पर रख दो। माइनस माइनस का x और x, ठीक है, ये जिस रूप में दिया गया है सेम लिख दो। और आगे x की जगह सेम 11/15 बराबर 11/15 रख दो। जब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और 11/15 बराबर ये भी क्या है, 11/15। ठीक है, इसका मतलब जो बायां भाग है और जो दायां भाग, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल बराबर है। ठीक है, इसी से हमारा ये सत्यापित हो जाएगा। आगे इस सवाल में भी हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। माइनस एक्स माइनस और ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर एक्स। तो इसमें भी सेम आपको यही करना है। एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 13/17। आइए देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे बायां भाग और दायां भाग। अंदर हमने रख दिया x का मान 13/17 जो कि सवाल में दिया गया था। x की जगह वापस माइनस का 13/17। तो ये तो अंदर क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस के। ठीक है, और बाहर ये माइनस है, ये माइनस रहेगा बराबर में, ये हो जाएगा माइनस 13/17 का 13/17। और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 13/17 बराबर का बराबर। आगे है माइनस 13/17, तो माइनस का 13/17। ठीक है, इसका मतलब बाया भाग और दाया भाग क्या है, आपस में बराबर। तो यही हमारा सत्यापित सवाल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सवाल नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊपर हम वैसे समझ चुके हैं, तो हमको सवाल करने में आसानी होगी। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-13। मैंने बताया था अंश बटा हर। अब जैसे -13 है, नीचे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो -13/1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हर को बना देंगे अंश में, तो 1/-13 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इस 13 को 1/-13 से गुणा करेंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचता है हमारे पास, 1। नेक्स्ट, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा, 19/-13। सॉरी, यहाँ पर ये 19 होगा। तो 19/-13, जब हम -13/19 और गुणा 19 -13 से गुणा करेंगे, तो -13 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 1। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप है ना, ये -13 होगा। ठीक है, क्योंकि -13 और -13 ये जब कैंसिल होंगे, जब आएगा हमारे पास 1 निकल कर आएगा। ठीक है, आगे इनका भी क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। तो 1/5 का क्या हो जाएगा, 5 केवल, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, 1 है। ठीक है, वो चाहे आप लिखो या मत लिखो। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो 5/1। ठीक है, जब हम 1/5 का गुणा भी जब 5/1 से करेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1। आगे सवाल नंबर 4, -5/8 गुणा 3/7। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 को जब 3 से गुणा करेंगे, -5 को -3 से, तो कितना आएगा, +15। जब हम 8 का गुणा 7 से करेंगे, तो कितना आएगा, 56। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15। ठीक है, जब
इसमें हमको बताना है -1 गुणा -2/5 का। जब -1 का गुणा -2/5 से करेंगे तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, नीचे क्या दे रखा है 5, तो 5 रहेगा। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, आगे अब हमको बताना है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम लिख सकते हैं -1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो रहता ही है। जब 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/-, माइनस का 1 चले जाएगा नीचे। जब माइनस के 1 को 1 से करेंगे भाग तो क्या आएगा -1। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित के निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताना है। तो -4/5 गुणा 1 और 1 गुणा -4/5 बराबर में -4/5। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, -4/5 गुणा 1 है और 1 गुणा -4/5 बराबर में -4/5 ही। तो इस गुणधर्म को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोला जाएगा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, सवाल में जो गुणा है उसको ही तो चेंज किया है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया था, मान लो ये ए है ये बी है, ए का गुणा बी से हुआ, फिर वापस क्या हो गया बी का ए से गुना। ठीक है, -4/5 का गुणा 1 से किया था, वापस 1 का गुणा -4/5 से। ठीक है, और ये जो -4/5 है ये तो यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार के गुणधर्म को बोला जाएगा गुणात्मक तत्समक। क्या बोला जाएगा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, नेक्स्ट, -13/17 गुणा -2/7 गुणा -13/17। तो इसमें क्या होगा, इस सवाल में माइनस के जो 13/17 है, ठीक है, इसका पहले गुणा -2/7 और वापस से 13/17। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो क्रम है वही तो सिर्फ चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार इसको बोला जाता है, इस प्रकार के गुणधर्म को हम कह सकते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमको बताना है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। ये किस प्रकार का गुणधर्म है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस जो 29 है, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, -19 से -19 क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रतिलोम है, ऊपर हम समझ चुके हैं। तो ये हो जाएगा गुणन का प्रतिलोम नियम। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सवाल नंबर 6, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो आइए हम करते हैं। 6/13 का गुणा -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 16/-7। व्युत्क्रम में हमेशा क्या करते हैं, जो a/b है इसको हम कर देंगे b/a, और वही हमारा क्या होगा व्युत्क्रम होगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, व्युत्क्रम के अंदर कभी भी, ठीक है, व्युत्क्रम जब भी करेंगे उसके अंदर प्लस और माइनस के निशान कभी भी नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो जब इसका गुना 6 का 16 से करेंगे तो क्या आएगा 96, और 13 की पारा -7 बार बोलेंगे तो क्या आएगा -91। तो आ जाएगा 96 बट्टे में -91, यही क्या होगा हमारा फाइनली आंसर।
आगे बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दे रखा है ये होगा गुणन का साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? जैसे देखिए, अगर हमारे पास ये है ए, ये दिया गया है हमको ए, इसको मानते हैं, और जो ये अंदर 6 है इसको हमने माना बी, और इसको हमने माना सी। ठीक है, तो आगे जब हमने किया तो ब्रैकेट के अंदर तो हमने बी गुणा सी किया, और बाहर हमारा क्या था? ए था। तो वापस जब हमने अंदर किया तो अंदर अब हम क्या किया, यहाँ पर हमने ये ए आ रहा है 1/3 वापस, तो ए यहाँ आ गया, गुणा में आ गया यहाँ बी, और बाहर ब्रैकेट में क्या आ गया? सी 4/3। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में है? देखिए ऐसा रूप आ जाएगा इसमें, ए गुणा बी गुणा सी था, बी गुणा सी था वो पहले ब्रैकेट के अंदर था कोष्टक के, और उसके बाद हमने किसको गुणा किया है? ए गुणा बी को यहाँ पर किया, देखो ए गुणा बी को, और सी को बाहर रखा है। तो इसका मतलब ये क्या नियम कहलाता है? इस प्रकार का नियम जो गुणधर्म है वो गुणधर्म होगा गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 8। क्या -1 सहित 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो क्यों अथवा क्यों नहीं? तो देखिए, माइनस का 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? जब 8 का गुणा -1 से करेंगे तो -8, ठीक है ना, -8 और 1 -9 हो जाएगा। तो -9/8, और इसका गुणा इससे करना है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 से। तो इसका गुणा जब हम 8/9 से करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस का माइनस और क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम हमने क्या बताया था? जब भी हमने गुणा किया था तो वापस व्युत्क्रम में क्या आ रहा था? 1 आना चाहिए, वो भी कैसा? प्लस में। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों का गुणनफल प्लस में नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इन दोनों का जो गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9 नहीं होगा। ठीक है, आगे। क्या 3 सहित 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो 3 सहित 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/3। कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले इस 3 को इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, नीचे 3 का 3, 10/3। ठीक है, अब आगे जो ये 0.3 है, इसको जब ये दशमलव का हटेगा तो जितनी संख्या है उतने क्या आएंगे? 0। तो कितनी संख्या? 1 3 ही है, तो इसका मतलब ये नीचे 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, आगे इसको हमने 3/10 लिखा, तो जब ऊपर 10/3 गुणा 3/10 का गुणा करेंगे तो 10 10 से कैंसिल, 3 3 से, इसका क्या आ गया? प्लस में 1। प्लस में 1 जब भी आया है, मैं आपको कितनी बार समझाया, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या है? प्लस में 1। आगे, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होगी? 0 ही होगी। ठीक है, 0 का कोई व्युत्क्रम होता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0/1 लिखेंगे और 0, ठीक है, तो इसका क्या व्युत्क्रम अगर हम 1/0 करते हैं 0/1 का, तो वो क्या होता है? अपरिभाषित, अनंत आ जाएगा। जैसे देखिए 0/1, ठीक है, इसका हम व्युत्क्रम हमने किया 1/0, लेकिन 1/0 तो अपरिभाषित होता है, तो इसलिए
नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो जो जीरो है इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। नेक्स्ट, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, तो देखिए, तो जो व्युत्क्रम के समान होगी वे संख्याएं होती है एक तथा -1। अब कैसे होगी आइए समझते हैं। यदि मैंने माना एक, एक के नीचे क्या है, एक होता है, तो 1/1, तो 1/1 का तो क्या होगा, वापस से एक ही निकल के आएगा। जब हम -1 का करेंगे तो -1 नीचे भी इसमें एक होता है, -1 का व्युत्क्रम माइनस का एक, तो इसका सॉरी -1/1 का एक क्या हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। ठीक है ना, वापस से समझिए, देखिए, जो 1/1 दे रखा है, हमने बताया आंसर क्या होगा, एक तथा माइनस का एक, तो एक से तो क्या होगा, एक बट्टा नीचे एक होता है तो एक हो जाएगा, तो इसका तो हमेशा व्युत्क्रम वापस से एक ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइनस के एक की, तो माइनस का जो एक है इसके नीचे क्या आता है, एक, एक तो रहता ही है, तो इसका तो हो जाएगा माइनस का एक ही। ठीक है, जब हम वापस से माइनस के 1/1 का हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया, तो क्या आता है वो, 1/- का एक ही आएगा, वही यहाँ लिखा है सेम, इसका व्युत्क्रम यही तो होगा। ठीक है ना, तो वापस से क्या आएगा हमारे पास, माइनस, इसका मतलब सेम ही आ रहा है। ठीक है, चाहे एक का करो 1/1 से कर रहे हैं और माइनस का 1/1 से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एक ही निकल के आ रहा था, +1 ले कर रहे थे जब इसका व्युत्क्रम, और जब -1 का किया, दोनों बार में हमने चेक करके देखा, तो क्या आया देखो, वापस से -1 दोनों में सेम मिला, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके जो व्युत्क्रम है वो समान है, तो परिमेय संख्या है एक और -1 होगी, इनके व्युत्क्रम हमेशा समान प्राप्त होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया गया है, परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो वो क्या होगा इसका, जीरो। क्योंकि अब देखो, जीरो में तो कोई ऐसा होता नहीं है कि माइनस का जीरो होती हो या प्लस का जीरो होता हो। ठीक है ना, तो ऋणात्मक के समान ही होता है, तो ऐसी एकमात्र संख्या है जीरो होगी। ठीक है, आगे अब हमको बताना है, सवाल नंबर 11 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शून्य के व्युत्क्रम। तो शून्य का हमने अभी बात की थी, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होगा क्योंकि वह अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम अनंत बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसमें, नहीं। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, तो संख्या अभी हमने ऊपर बताया, एक और -1 क्या है, आपस में व्युत्क्रम है, तो वही होगा इसका आंसर। आइए देखिए, ये दोनों आंसर हो जाएगा, शून्य का व्युत्क्रम तो नहीं होगा, और संख्या एक और -1 स्वयं के व्युत्क्रम हो जाएगी। ठीक है, आगे -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस का 1/5, और 1/x का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा, x ही। ठीक है, देखिए, ऊपर हम व्युत्क्रम को समझा चुके हैं, -5 के व्युत्क्रम -1/5 आ जाएगा, और 1/x का व्युत्क्रम हमेशा x होगा, तो आप सभी को समझ आ चुका होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, जब दो कोई भी परिमेय संख्या है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा, और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो आप देखिए, किसी भी दो परिमेय संख्या 1/2 या 1/4, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या लेकर उनका जब भी गुणा करेंगे तो वापस हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो बच्चों, जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सभी सवाल पर हम बात कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम आगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए -7/4 और -5/6 को हमको क्या करना है, निरूपित करना है। तो सबसे पहले संख्याओं का निरूपण से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। तो देखिए, जब भी ऊपर वाला अंश होता है, क्या होता है, अंश, और ये नीचे है, ये होता है हर। ठीक है, जो कि आई होप आप सभी को मालूम होगा। तो जब भी संख्याओं में अंश बड़ा होगा हर से, तो उसमें से हमको एक मिश्र भिन्न बनानी होगी। अब मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये देखो इस रूप में। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमको जो हर है, मतलब ये 4 है, इसका साथ में क्या देना होगा, भाग। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भाग से निकल कर आएगा भागफल होता है, ये होता है भाज्य, और ये जिसका भाग दे रहे भाजक, और शेषफल नीचे जो शेष बचता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मिश्र भिन्न क्या निकल के आई है, 1/3/4। ये मिश्र भिन्न जब भी आएगी जबकि अब अंश हमारा है वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि जो अंश है वो हर से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, जब भी ये मिश्र भिन्न निकल कर आएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन खींचने पर हमको उसके बाद में क्या करना है, यहाँ लिखना है 0, और यहाँ लिखेंगे हम 1, और यहाँ 2। ठीक है, अब ये देखिए जो 1 है वो तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ कितना दे रखा है हर में, 4। इसका मतलब हमको यहाँ पर इसके बराबर 4 भाग करने हैं, 1, 2, 3, और ये क्या हो गया, फाइनली 4। ठीक है, अब हमको क्या दिया गया है, 3/4। तो यहाँ से काउंट करो, 1, ये 2, और ये 3। तो यही तो क्या होगा हमारा, जो ये 7/4 था वो हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से समझते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉप करनी है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 0, यहाँ 2, और यहाँ होगा 1। ठीक है, अब यहाँ हर में जो 1 है, ये 1 तो यहाँ हो जाएगा, और अब आगे क्या दिया गया, 3/4। तो जितने 4 है ना हर में, उतने हमको इसके भाग करने होंगे। तो 1 बराबर भाग 2, 3, और ये 4। ठीक है, अब 3/4 है ना, तो 3 जितने अंश में 3 है, तो यहाँ से काउंट करो, 1, 2, और ये 3। तो 3/4 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब यही क्या होगा, 7/4। ठीक है, देखिए सवाल में एक बार फिर से, जैसे ये देखिए 0, 1, और ये 2। ठीक है, इसके बाद की हमने 1, 2, ये 3, और ये 4। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3, तो 1, 2, 3, तो 3 पर ही हो जाएगा ये, 3/4 यही है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7/4 यहाँ होगा। ठीक है, इसी में सेकंड सवाल, 5/-6। अब इसमें देखिए, माइनस का जब भी अंश में माइनस में हो, तो उसकी जो वैल्यू है या तो 0 से 1 या -1 की तरफ आती है। तो 0 से -1 की तरफ आपको कितने भाग करने पड़ेंगे, 6 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग। ठीक है, अब यहाँ से आप काउंट करो कि गिनना है कि -5, 5 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यही क्या होगा हमारा, -5। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर माइनस की संख्या क्यों ली, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो बाया भाग है, बाया भाग की तरफ कौन सी संख्या चलती है, -1, -2, -3।
ठीक है। नेक्स्ट, माइनस के 2/11, माइनस के 5/11, माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से एक सीधी सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 0। जब भी माइनस में दे रखी है तो -1 इस तरफ हो गई, क्योंकि माइनस की संख्याएं इस तरफ चलती हैं। ठीक है। और इसमें आपको भाग करने हैं, कितने हैं, 11 है ना, 11 भाग करने बराबर। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। एक बार वापस से गिना देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बराबर भाग हो गए। उसके बाद क्या दे रखा है, -2। तो यहाँ से काउंट करो, 1 और 2, 2 यहाँ, तो -2/11 यहाँ हो जाएगा। 3 4 5, -5/11, मतलब कि -5/11 यहाँ। 6 7 8 9, -9/11 यहाँ होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सवाल नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 0, -1, -2, -3 और 1। और भी बहुत से आप ले सकते हो, कोई भी। ठीक है ना। तो आप 0, -1, -2, -3 और 1, ये 5 संख्या 2 से छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने कक्षा 8 के पहले अध्याय परिमेय संख्या को समाप्त किया। तो आप सभी बच्चों को यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।